Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the chapter number 7 of Geography class 11th. Okay? हम क्लास 11th का हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। एनसीईआरटी फाउंडेशनल कोर्स है, आप सभी जानते ही होंगे। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ये चैप्टर। तो आई वॉन्ट योर पेशेंस, फुल फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन माई क्लास। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया होगा एंड देन वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 7. In this chapter we are about to understand the landforms and their evolutions. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैंडफॉर्म होते क्या है और उनका इवोल्यूशन वो कैसे बने हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फाइन, चलिए. Now starting with the introduction, let us try to understand what is your landform. It is a small to medium sized part of the surface of the earth. उसको हम landform बोलते हैं. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा लैंड का पैच, चाहे वो स्मॉल हो या मीडियम साइज हो, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, वो आपका लैंडफॉर्म हो गया. देखो कितने सारे आपके लैंडफॉर्म्स हैं अलग अलग, वोल्केनो, हिल्स, आइलैंड, कैनियन, डेजर्ट, माउंटेन एटसेट्रा. And several related landforms together are known as landscape. और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अगर मिल जाएं, साथ में आ जाएं, तो क्या बोला जाता है, उनको लैंडस्केप बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लैंडस्केप. Now each landform is a result of the action of certain geomorphic processes. हर एक लैंडफॉर्म जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का रिजल्ट होता है. अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही चैप्टर नंबर 6 था, पूरा हमने हॉलिस्टिक समझ में आया है हमने क्या था ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से ही सारे लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं. और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेसेस आते थे आपके? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक जो सरफेस के अंदर होते हैं, एक्सोजेनिक जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं. एंड द डिफरेंट एजेंट्स रिएक्टिंग, रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर, वेव्स एटसेट्रा. ठीक है, तो सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं किसके वजह से हो रहे हैं? आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से हो रहे हैं. Now, each landform has its own physical shape, size, nature, and once formed, these landforms may change over time due to continued action of geomorphic processes and agents. अब हर एक अलग अलग लैंडफॉर्म का अपना अपना साइज शेप है. जैसे वोल्केनो है, वैसी डेजर्ट अपना अलग है, ओशन अलग है, हिल्स अलग है, माउंटेन्स अलग है, आइलैंड अलग है, सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. और समय बदलते बदलते जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहते हैं. ऐसा नहीं कि ये वाला माउंटेन जो है बस ऐसे ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, नहीं. अगर कंप्रेशन प्लेट्स में और बढ़ता गया तो ये माउंटेन की हाइट और इंक्रीज हो जाएगी. एंड दिस इज द रीजन वाई माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है आपकी इंक्रीज हो रही है अभी भी. ओके, इट इज नॉट स्टिल, इट इज इंक्रीजिंग. फाइन, सो दिस इज द एग्जाम्पल. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. Now, the evolution of landforms refers to the stages of transformation of one landform to another or the transformation of individual landforms once they are formed. जो भी लैंडफॉर्म्स इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी लैंडफॉर्म्स का, वो अलग अलग स्टेजेस में होता है. ऐसा नहीं कि अचानक से आप कल सुबह उठे, अरे वाह मेरे घर के सामने माउंटेन, ओ माय गॉड, नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ये एक स्टेज में होता है. डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. फाइन. तो therefore a landform goes through stages of development such as youth, maturity, old. ठीक है, तीन मेन स्टेज होते हैं आपके मोटा माटी. यूथ स्टेज जो नया नया फ्रेश बना है, मेच्योरिटी जो थोड़ा टाइम हो गया है जिसको बने हुए, और ओल्ड काफी समय हो गया. Erosion and deposition are two important aspects in evolution of landform. Now, what are the main processes behind your evolution of landform? Erosion and deposition. Obviously, this is the very basic thing. Most of the geomorphic processes are imperceptible. ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी geomorphic processes होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, फील नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे होते हैं और लंबे समय तक होते हैं. इम्परसेप्टेबल का मतलब है अनऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते अपनी आंखों से. जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आप जो है अंदर जो अर्थ के क्रस्ट में जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो. तो दिस इज द थिंग, दैट इज योर इम्परसेप्टेबल. फाइन, ओके.
नाउ द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म डिपेंड्स अपॉन द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। क्या क्या भाई एजेंट्स हैं? रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स और विंड्स, ये सब आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। These agents reduces land masses through erosion and also develop some landforms through deposition. ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर जगह से सामान उठा के दूसरे पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, वेव्स के थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, ग्लेशियर या ग्राउंड वाटर। ठीक है, और यहाँ पे वो इरोजन कॉज कर दिए और यहाँ पे वो डिपोजिशन कॉज कर दिए। इरोजन एंड योर डिपोजिशन, बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन चेंजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से अगर सामान उठ के यहाँ गया तो यहाँ का चेंज होगा, यहाँ का चेंज होगा, ऑब्वियसली, है ना। सो दिस इज द थिंग। Now starting with the running water. Now I have already told you in my previous chapter number 6 कि हम एक एक एजेंट को लेंगे। अभी हम रनिंग वाटर ले रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि रनिंग वाटर से क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। See, it is considered the most important geomorphic agent responsible for degradation of the land surface. Okay, this is the most important agent जो लैंड सरफेस के डिग्रेडेशन में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो कौन है? रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कैन एग्जिस्ट एट स्ट्रीम्स, रिवर्स, इन वैलीज और इन फॉर्म ऑफ ओवरलैंड फ्लो ऑन द जनरल लैंड सरफेस एज शीट। ये जो रनिंग वाटर है वो कहीं पे भी हो सकता है, चाहे स्ट्रीम हो, चाहे रिवर हो, या कहीं पे भी ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी आपका रनिंग वाटर है। वाटर शुड बी इन रनिंग मोड, नॉट इन स्टिल मोड, देन ओनली इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट, देन ओनली इट विल बी एबल टू इरोड, है ना। तो द vigorous and youthful rivers flowing over steep slopes mostly give rise to erosional landforms. अब जो विग्रस मतलब देखो ये माउंटेन है, माउंटेन से आपका वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, माउंटेन से वाटरफॉल हो रहा है, स्पीड बहुत तेज है इसकी, स्पीड इज वेरी हाई, तो वो पूरा कुरेदते हुए निकल के बाहर आता है क्योंकि इसका स्पीड, पावर सब कुछ तगड़ा है, सॉइल को कुरेदते हुए वो गिरता है, ठीक है। तो इट गिव राइज टू द इरोजनल लैंडफॉर्म्स। देखो ये आपका रिवर है, पूरा रिवर की स्टेज है, ये माउंटेन्स है आपके, ये आपका यूथ स्टेज है, बस निकल ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा मेच्योर स्टेज हो गया और ये एकदम से ओल्ड हो गया। हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बिफोर गोइंग टू द डिटेल, this is our IS mentorship program, okay, holistically designed for you all to crack UPSC 24 examination। सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, A to Z, means आंसर राइटिंग, essay, PYQ, everything is there, you just need to get enrolled in it। And for those students who need the mentor support from the start of their preparation, शुरुआत से from the base, वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। Our mentor Riyasat Ali Sir will help you in all his aspect he can. We are frequently launching batches in each month। हमने अभी अगस्त में भी बहुत सारे batches launch किए हैं। तो for the information regarding August batch and to get enrolled in it, you can directly give a call on this number and we'll support you in this. Okay, fine. So with this, let us start running water basically, और थोड़ा डिटेल चढ़ते हैं क्या है। See, with time, stream loses their velocity due to continued erosion, turn gentler and thereby facilitate active deposition। देखो यहाँ पे तो है वो, यहाँ पे जो है वो रिवर की स्पीड तो बहुत तेज है, बिकॉज इट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, स्पीड इज वेरी हाई, बहुत तेज है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ जाती है, ठीक है, जैसे वो नीचे आ जाती है उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम होने लगती है। अब जब वो डिक्रीज हो गई है तो द रिवर इज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू होल्ड द सब्सटेंस, वो फिर डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, छोड़ना सामान को शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में तो पूरे चीज़ों को लेके चलती है क्योंकि स्पीड तेज है, उसके पास कैपेबिलिटी है चीज़ों को होल्ड करने की। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब स्पीड बहुत कम हो गई है और डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है। द जेंटलर द रिवर चैनल इन स्लोप ग्रेडियंट द ग्रेटर इज द डिपॉजिट। जितना ज़्यादा स्लोप ग्रेडियंट स्टीप हो, मतलब प्लेन होता जाएगा, ग्रेडियंट जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, कम मतलब हाइट, हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी उतना ज़्यादा डिपोजिशन होते जाएगा। So depositional forms are mainly associated with rivers flowing over medium to gentler slope, ठीक है। When the stream beds turn gentler due to continued erosion, downward cutting becomes less dominant। अब यहाँ पे तो काट के रिवर जा रही है नीचे, काट रही है पूरे चीजों को क्योंकि स्पीड तेज है,
लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्पीड स्लो हो जाती है, यहाँ पे इस एरिया में डाउनवर्ड कटिंग जो है वो धीरे हो जाता है क्योंकि स्पीड कम हो गई है। एंड द लैटरल इरोजन ऑफ बैंक इंक्रीजेज विच रिड्यूसेस द हिल्स एंड वैली टू प्लेन। ठीक है, ये मान लो पहाड़ है, अब यहाँ से पानी आ रहा है तो पहाड़ ये ऐसे होने लगेगा, है ना। तो ये थोड़े समय बाद क्या होगा, ये दो हिस्सों में बट जाएगा। लेकिन जब स्पीड नीचे कम हो जाती है रिवर की तो वो जो है प्लेन एरिया बना देते हैं। ठीक है, वैली, ये सब वैलीज बन गई है, देखो वैली बन गई है यहाँ पे वैली। बट नाउ व्हेन द रिवर हैज रिड्यूस्ड इट्स स्पीड इट विल चेंज इनटू प्लेन, एक फ्लैट एरिया बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, चलिए। नाउ ओवरलैंड फ्लो लीड्स टू शीट इरोजन। ठीक है, ओवरलैंड जो फ्लो हो रहा है उससे शीट इरोजन मतलब एक परत ही हट जाती है। अब देखो ये एक एरिया है, मान लो ये पैच ऑफ लैंड है, अब यहाँ पे बहुत तेज पानी आया और पूरा फैल गया। ठीक है, ओवरफ्लो हो गया, लैंड का ओवरफ्लो हो गया, ओवरलैंड फ्लो हुआ, इसके वजह से ये वाली पूरी जो परत है ना वो हट जाएगी। ठीक है, छिल जाएगी, इसको शीट इरोजन बोलते हैं, शीट वाइज इरोजन होना। ठीक है, this flow may follow narrow to wide path depending upon the irregularities of the land surface। ठीक है, नैरो से वाइड जा सकती है, मैंने बताया देखो ऐसे जाके ऐसे वाइड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लैंड सरफेस। अब भाई यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है तो अब यहीं से जाएगी, रास्ता बना लेगी अपना। The flowing water takes along with it minor or major quantities of material from the land surface and gradually small and narrow reefs are formed। ठीक है, धीरे धीरे जो है अपने सामान लेके जाती है रिवर अपने साथ में, और जैसे जैसे स्पीड कम होते जाता है वो डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है। ओके, रिल्स फॉर्म होते हैं इससे। अंडरस्टूड? तो दिस इज द थिंग, these rills gradually develop into long wide gullies which further deepen, lengthen, widen, unite to form valleys, network of valleys। ये अब आपके पहाड़ हैं, इस पहाड़ में जो है छोटे से आपके ऐसे चेंजेस आने लगेंगे बिकॉज ऑफ द रिवर कटिंग। जैसे जैसे रिवर कट होती जाएगी ये चेंजेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले जो है ये जो है आपका बनेगा वी शेप्ड वैली। ठीक है, देखो पहले आपका ऐसा वैली बनेगा, वी शेप की रहेगी वैली। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएगा प्रेशर, इधर इधर खींचते जाएगा सॉइल को, तो ये आपकी यू शेप वैली बन जाएगी। ठीक है, तो ये रिल्स, गलीज एंड वैलीज, ये दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड योर ब्रेथ। ठीक है, जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके वैली बढ़ेंगे। Understood? This is the thing for running water. Now during early stages डाउन कटिंग डोमिनेट। अब जो यूथ स्टेज होती है रिवर की वहाँ पे डाउन कटिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नीचे काटते हुए रिवर जाती है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है उसकी, है ना। खुद भी आप इमेजिन करो, वाटरफॉल को इमेजिन करो तो वो पहाड़ के पूरे सॉइल को काटते हुए जाएगी, डाउन कटिंग होती है। मिडिल स्टेजेस में लैटरल इरोजन होने लगता है, मतलब साइड में इरोजन होने लगता है। ठीक है ना, ये साइड में इधर इरोजन होगा, इधर इरोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे इरोजन कम होने लगेगा लेकिन लैटरल साइड में इरोजन ज्यादा होने लगेगा। एंड ग्रेजुअली द वैली साइड गेट रिड्यूस टू लोअर स्लोप, तो धीरे धीरे स्लोप जो है वो लोअर होते जाते हैं। द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन आर ऑल्सो लोअर्ड एंड दे बिकम completely flattened, leaving a low land of flat faint relief with some low resistant remnants called monadnocks। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम लगा दिया है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए ये आपका डाउन कटिंग हो रहा है, दिस इज योर डाउन कटिंग। फाइन, अब यहाँ पे देखो साइडवर्ड कटिंग होना शुरू हो गया, लैटरल कटिंग, साइड कटिंग शुरू हो गया। यहाँ पे कटिंग तो होती ही नहीं है, ओल्ड स्टेज है ये। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। ये डायग्राम के लिए एक फुल पेज चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिक नहीं किया है। ठीक है, तो मोनैडनॉक्स बच जाते हैं। मोनैडनॉक्स क्या होता है, जैसे अब आप डिवाइड जो ड्रेनेज बेसिन का है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, और थोड़े समय बाद क्या होता है, फ्लैट एरिया टाइप का बन जाता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और वहां पे छोटे छोटे आपके डेब्रिस जैसे बच जाते हैं, पहाड़ के कुछ पार्ट्स, उसी को मोनैडनॉक्स बोला जाता है, आइसोलेटेड ब्लॉक्स ऑफ रॉक। अंडरस्टूड? और दिस टाइप इज कॉल्ड एज पेनी प्लेन। फाइन, ये आपका पेनी प्लेन बन गया, पेनी प्लेन, ऑलमोस्ट प्लेन टाइप ऑफ एरिया बिकॉज ऑफ द
रनिंग वाटर इरोजन। ठीक है, तो ये आपका है, देखो ये यूथ स्टेज है आपके रिवर की, ये आपकी मैच्योर स्टेज है, और ये आपकी हो गई ओल्ड स्टेज। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो डाउनवर्ड कटिंग हो रहा है, लैटरल कटिंग हो रहा है, और यहाँ पे स्पीड इतनी कम हो गई है कि जो रिवर है वो मियांडर करने लगती है, कर्व बनने लगती है। आप खुद भी पानी को स्प्लैश करके देखिए ग्राउंड पे, तो पानी स्प्लैश ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे उसके वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे जाएंगे, मतलब वो थोड़ा अपना पाथ को सर्कुलर मोशन में करने लगती है। ये ओल्ड स्टेज की खूबी है। फाइन। ओके, नाउ अब एक एक स्टेज को लेते हैं यूथ स्टेज। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटेन स्टेज। द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज वेरी हाई बिकॉज द स्लोप इज स्टीप। स्लोप एकदम स्टीप है इसलिए स्पीड बहुत तेज होगी। वर्टिकल इरोजन टेक्स प्लेस एंड वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड हियर। वी शेप्ड की वैली फॉर्म होने लगती है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल इरोजन। स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विथ पुअर इंटीग्रेशन। बहुत कम स्ट्रीम होती है क्योंकि एक ही स्ट्रीम की मोनोपोली होती है, बहुत तेजी स्पीड में आती है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम ही नहीं मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज कब बनेगी, जब स्पीड कम हो गई हो, लेकिन तेज है तो बताओ रिवर को कट होने का टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। द वैलीज हैव नो फ्लड प्लेन्स और नो फ्लड अलोंग द ट्रंक स्ट्रीम। मैंने बताया फ्लड प्लेन्स क्या होती है, एक प्लेन एरिया होता है, और ऊपर जो यूथ स्टेज है वहां पे तो प्लेन एरिया फॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि रिवर तो स्पीड ज्यादा है, तो प्लेन तो बना ही नहीं सकती। Stream divides are broad and flat with marshes, swamps and lake. Okay, waterfalls and rapids may exist where local hard rock bodies are exposed. Waterfalls भी एक खूबी है आपके यूथ स्टेज की, देखो आप ये है ना, waterfalls हो रहा है यहाँ पे पूरा because of the very high speed of water. Now coming to the middle stage, that is your mature stage. There are many streams with good इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे स्ट्रीम्स हो जाते हैं, देखो रिवर के बहुत सारे स्ट्रीम्स है, आपको दिख रहे होंगे, ये अलग निकली हुई है, ये अलग निकली हुई है, क्योंकि अब रिवर को टाइम मिल गया, रिवर हैज गॉट ए टाइम टू गेट स्प्रेड आउट। लैटरल इरोजन इज डोमिनेंट हियर ड्यू टू विच वाइडनिंग ऑफ द वैली ऑकर्स। ये देखो पहले माउंटेन, पहले आपका ऐसे रिवर माउंटेन ऐसे इरोड कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे इरोजन होगा, यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये जो शेप है ये ऐसे बन जाएगा माउंटेन वाला, तो ये आपकी यू शेप वैली हो गई। ये देखो ये वी शेप थी, ये यू शेप में बदल गई है ना, ये आपका देखो यू शेप है ये। 1 सेकेंड, आप देख सकते हो कि ये यू शेप ले लिया है वैली। स्ट्रीम्स में फ्लो इन मियांडर्स कॉन्फाइंड विद इन वैली। देखो अब मियांडर्स होने लगी है, फाइन, मियांडर होने लगी है, तो मियांडरिंग वाला जो फेज है वो आपका मिडिल स्टेज में आता है। ठीक है, मैच्योर स्टेज में आता है मियांडर। फ्लड प्लेन्स बनने लगेंगे, जेंटल वैली, स्टीप नहीं रहेगी, जेंटल रहेगी, तो मियांडर जो ये रिवर जो अपना कर्व बना रही है वो आपकी किस स्टेज में बनाती है, प्रीलिम्स क्वेश्चन, इन योर मैच्योर स्टेज। स्वैम्प्स एंड मार्चेस ऑफ यूथ डिसअपियर एंड स्ट्रीम टर्न्स अ शार्प। ठीक है, यूथ स्टेज के जो स्वैम्प और मार्चेस बने थे, दलदल जो बने थे वो हट जाते हैं, और जो स्ट्रीम है वो थोड़ी शार्प हो जाती है। वाटरफॉल्स भी गायब हो जाते हैं। वाटरफॉल कैसे रहेगा, इसकी तो स्पीड ही कम हो गई है, तो वाटरफॉल ही नहीं हो पाएगा, है ना, बस वो धीरे धीरे आगे चलते जाएगी। ओल्ड स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स meander freely over vast flood plains showing natural levees, oxbow lakes. ठीक है, divides, depth of the river is shallow here, most of the landscape is as originally above sea level. देखो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब आ गई है रिवर जो है वो नीचे फेस पे आ गई है। ठीक है, मतलब स्पीड एकदम ही कम हो चुकी है, वेरी स्लो स्पीड। तो अब जब रिवर जो स्लो स्पीड में मियांडर करते हुए आ गई है, वो अपने डिपॉजिट्स को जो है वो छोड़ने लगेगी। ठीक है, डिपॉजिट्स को वो क्या करने लगेगी, छोड़ने लगेगी। अंडरस्टूड, तो ये आपका ओल्ड स्टेज में होता है। अब ये भी जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक, अब मैं नीचे जाऊंगी तो वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, ये आप अभी समझ लीजिए कि ओल्ड स्टेज में ये सब चीजें बनती हैं। रिवर धीरे हो गई है, अब रिवर अपने सारे चीजों को डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। तो चलिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं आपके रनिंग वाटर का। अब सारे डायग्राम से आप समझोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है वैली।
द वैली इज मेड बाय रिवर्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म। वैली दिख रहा है, यू वी शेप वैली, ये देखो ये वी शेप वैली है ना, ये वी शेप वैली, रिवर देखो, ठीक है। स्मॉल एंड नैरो रिल्स ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गली, धीरे धीरे देखो कितना वाइड हो गया, कितनी जगह हो गई है, लोग जा आ भी सकते हैं। तो पहले तो बस ऐसे ही था, है ना। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जो कंटिन्यू होते जा रहा है उसकी वजह से जो है ये चौड़ाई बढ़ते जा रही, चौड़ाई इसकी बढ़ते जा रही है। Depending upon the dimensions and the shapes, there are various types of valleys, V-shape, canyons and gorges. Okay, नीचे है, देखो अब जॉर्ज क्या है, और चौड़ाई बढ़ गई है, देखो जॉर्ज देखो और चौड़ाई बढ़ गई है। इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्टिव डाउन कटिंग ऑफ द वैलीज, डाउन कटिंग हो रही है इसलिए देखो यहाँ के जो वॉल्स है वो स्ट्रेट हैं, walls are straight because you can see that downward cutting must be happening, है ना। A gorge is narrow and deep river valley which has steep slope, very steep slope, देखो gentle slope ऐसा वाला slope होता है, steep slope मतलब तुरंत फिसल जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। A gorge is almost equal in width and it tops and as well as bottom, एकदम straight line है, देखो equal width, ठीक है। तो ये आपको समझना है, अ जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल, आपको दिख रहा है पूरा शेप साइज सब सेम है क्योंकि डाउनवर्ड कटिंग हो रही है, वो हार्ड रॉक्स में जनरली फॉर्म होते हैं। तो ये जॉर्ज का पिक्चर है ना। इफ आई टॉक अबाउट कैनियन, कैनियन देखो और चौड़ा हो गया, इट हैज बीन इंक्रीज्ड इन द विड्थ, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप्स लाइक स्लोप एंड मे बी डीप एज जॉर्ज। स्टेप लाइक स्लोप है, देखो ऐसा फिर ऐसा, ऐसा स्लोप है इसका, ये देखो ऐसा देन ऐसा, लेकिन स्ट्रेट है, स्टीप है। अ कैनियन इट्स वाइडर एट द टॉप देन इट्स बॉटम, देखो कैनियन के ऊपर का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू नीचे का स्पेस, है ना। कैनियंस यूजुअली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, जनरली यहीं पे फॉर्म होते हैं। ये आपका फिगर भी उसी का है। द ग्रेट कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर इन द स्टेट ऑफ एरिजोना यूएस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनियन है, पिक्चर इस भी वहीं की है। The canyon of Gandikota, situated in Pennar River of Andhra Pradesh, is Great Canyon of India. Remember this point, extremely important. इस पे आपका prelims question भी frame हो चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका V shaped valley। अभी अब V shape में valley कट गई है, देखो V shape हो गई है ना, because of the running water. Due to the steep slope and large volume of water, the river cuts its bed vertically, forming a narrow and deep river valley. This is called V-shaped valley. Clear? ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। अब पॉट होल्स, ये आप देख सकते हो पिक्चर एकदम अलग से दिख रही है, रॉक्स में जो है वो छेदे टाइप के हो गए, बिग होल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द रॉक्स। दैट इज बिकॉज हियर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अपवर्ड आपका इरोजन हो रहा होगा, ऊपर से बहुत तेजी से पानी गिर रहा होगा जिसकी वजह से सालों सालों तक पानी गिरते 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 रॉक्स में ऐसे होल्स डेवलप हो गए हैं। पहले तो इतना ही हुआ होगा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर ऐसे हो गया। पॉट होल्स, स्मॉल डिप्रेशंस इन द रॉकी बेल्ट्स ऑफ द रिवर वैली आर कॉल्ड पॉट होल्स। छोटे छोटे जो डिप्रेशन है उनको पॉट होल्स बोलते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंडर के शेप में है ना। Potholes are generally formed in coarse grained rocks such as sandstone and granite. जनरली कौन से रॉक में मिलेंगे, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। अब क्या होता है, देखो अगर ये पॉट होल्स अगर कॉम्बाइन हो जाए तो बड़ा सा एक पूल बन जाता है, ठीक है। अगर बहुत सारे होल्स कॉम्बाइन हो जाए तो बहुत बड़ा एक पूल बन जाता है, इसी को प्लंज पूल बोला गया है। ये प्लंज पूल का एग्जाम्पल है, देखो ये इतना ज्यादा कट गया कि ये पूरा ही ओपन हो गया। ये दिस इज योर प्लंज पूल। It is a deep depression in the stream bed at the base of the waterfall. It is created by erosional forces of falling water at the base of waterfall. Clear? This is the thing. I hope यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब बारी आती है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इरोजनल लैंडफॉर्म, कैसे लैंड डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब देखेंगे डिपोजिशन कैसे हो रहा है, पानी से, रनिंग वाटर से, ठीक है, रनिंग वाटर से कैसे हो रहा है। फोकस हियर। पहला अलूवियल फैन। अब देखो यहाँ से रिवर आ रही है और जैसे ही एकदम स्लो हो गई, मतलब जो फ्लैट लैंड पे आ गई, व्हेन द रिवर हैज केम टू द फ्लैट लैंड, इट विल डिपॉजिट इट्स सेडिमेंट्स अलोंग इन द शेप ऑफ ए फैन। फैन के शेप में जो है वो अपने डिपॉजिट को छोड़ देती है। और ऑब्वियसली रिवर इज कमिंग फ्रॉम माउंटेन, इट इज हैविंग वेरी रिच अलूवियम, गुड सॉइल, ठीक है, गुड सेडिमेंट्स। तो और ये फैन के शेप में है,
इसीलिए इसको अलूवियल फैन बोला गया है. Generally at the foot of the mountain. When the streams flow over mountainous slopes, they usually carry a very coarse load. This load is too heavy for the streams to be carried over gentler slope and get deposited. Deposit हो गया as a broad to low high cone shaped deposit जिसको हम alluvial fan बोलते हैं. Clear हो गया? Very simple, interesting. अब डेल्टा. डेल्टा क्या हो रहा है? ये ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में आपको मिलती है. This is a triangular shaped landform made up of alluvial deposits in the mouth of river. ये आ गई आपकी रिवर. अब एकदम उसके पास एनर्जी नहीं रही है तो वो सारे अपने डिपॉजिट्स को छोड़ना शुरू कर देती है. इसी को आपको डेल्टा बोलते हैं. जनरली ट्रायंगुलर शेप में होता है. देखो ये काइंड ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये रिवर के माउथ में. Unlike in alluvial fan, deposits making up delta are very well sorted with clear stratification. यहाँ पे जो डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको डेल्टा में वो क्लियर स्ट्रैटिफाइड रहेंगे. यहाँ पे तो सब कुछ मिला जुला रहेगा डिपॉजिट. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, फिर थोड़े छोटे पत्थर दिखेंगे, फिर आपको क्लेई मटेरियल, सैंड, सिल्ट, बीच, ये सब दिखेगा. लेकिन यहाँ पे सब मिले हुए रहते हैं. यहाँ पे बड़ा, यहाँ छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे ऐसे सब मिलता है. बट एनी हाउ इन द डेल्टा एवरीथिंग इज स्ट्रैटिफाइड. द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल फर्स्ट. मैंने बताया सबसे पहले आपके बड़े चीज़ों से सेटल स्टार्ट होगा. देन योर फाइनर वर्ल्ड जो क्ले सिल्ट है वो आपके लास्ट में बीचेस बना देंगे. ठीक है, इसी से बीच बनती है फिर. ओके, कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ. फ्लड प्लेन. अब भाई नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लड प्लेन, पानी से बनाया हुआ प्लेन. ठीक है, देखो प्लेन एरिया फॉर्म हो गई. It is a major landform of river deposition. It is a flat area of land adjacent to river. River के ही साथ में flat land है अगर तो वो flood plain होता है. It stretches from the bank of its channel to the base of enclosing valley walls which experience flooding during the period of high discharge. Flooding भी हो सकती है क्योंकि पानी के जस्ट चिपके हुए हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी आया तो पूरा फ्लड हो जाएगा, है ना. ऐसा अगर कोई माउंटेन एरिया होता तो यहाँ पे पानी चढ़ नहीं पाता. It cannot go up, but anyhow this is just a flat area adjacent to water. Any kind of addition to water will cause flooding here. A river bed made up of river deposits is the active floodplain and the floodplain which lies above the bank is inactive. जहाँ पे आपके river deposits मिलेंगे वो active होगा और जो बैंक के ऊपर मिलेगा आपका वो आपका inactive होगा, मतलब दूर पे. ठीक है, तो this is the thing. Now natural levees. नेचुरल लिवीज की बात करते हैं. एंड पॉइंट बार्स. देखो अब यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे आपकी रिवर आ रही है ना. बोथ आर एसोसिएटेड विथ फ्लड प्लेन. अभी हमने फ्लड प्लेन पढ़ा. ये दोनों जो नेचुरल लिवीज और पॉइंट बार हैं ये दोनों फ्लड प्लेन से ही रिलेटेड हैं. दे आर फॉर्म्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स. These are linear, low and parallel ridges of coarse deposits along river banks usually contain two individual mounds. Levees क्या होती है भाई? आप देख रहे हो वाटर, ये आपका नेचुरल लिवीज है ना. यहाँ पे ये आपका नेचुरल लिवीज. अंडरस्टूड. पॉइंट बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मियांडर बार्स. मियांडर बार्स भी बोला जाता है. दे ऑकर इन द कॉनकेव साइड ऑफ मियांडर. फिजिक्स में पढ़ा होगा. ये आपका अगर है ये कॉनकेव साइड है, केव जैसा, एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स साइड. तो ये देखो ये आपका केव शेप है, ये आपका केव शेप है. तो यहाँ पे आपको पॉइंट बार्स मिलेंगे. दे आर फॉर्म बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन ए लीनियर अरेंजमेंट बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक. यहाँ पे देख रहे हो सेडिमेंट सारे डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए. दिस इज योर पॉइंट बार. दे कंटेन ए मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट एंड आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड विड्थ. यूनिफॉर्म रहते हैं और अलग अलग साइज के सेडिमेंट्स होते हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे, कहीं बड़े कहीं छोटे. ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना है. पॉइंट बार कॉनकेव शेप. अंडरस्टूड. ठीक है, ओके. अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आपकी रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे वो डिपॉजिट करते करते एक रिज जैसा बनाते जा रही है ना. रेती देखे हो ना, सैंड देखे होगे, तो आप जब सैंड देखे हो तो ऐसा रिज जैसा बनते जाता है साथ साथ में, छोटे छोटे पहाड़ जैसे. उसी को नेचुरल लिवीज बोला जाता है. फाइन, अंडरस्टूड. चलिए, meander, I have already told you what is meander. This comes in your mature stage. M से meander, M से mature. Fine. ये meander हो रही है आपके रिवर. loop like channel pattern.
developed over flood in delta plains. It is a type of channel pattern. ये एक तरह का पैटर्न है जो रिवर बनाती है in the mature stage. मियांडर जो है वो दोनों इरोजन का भी काम करती है, डिपोजिशन का भी काम करती है. इरोजन का कैसे, चल रही है तो इरोजन तो हो ही रहा है, धीरे है तो डिपोजिशन भी हो रहा है. Meander, there is active deposition along the concave bank and erosion along the convex bank. ये आपका कॉन्केव है, देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये येलोइश टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे देखो येलोइश टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे मतलब डिपॉजिट कर दी है रिवर. और यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स है, यहाँ पे इरोड कर दी है. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर येलो कलर का, मतलब यहाँ डिपॉजिशन है, फिर यहाँ पे इरोजन है. कॉन्केव साइड में जो है आपका डिपॉजिशन हो रहा है, कॉन्वेक्स साइड में इरोजन. अब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब मियांडर ऐसे होता है, एक पॉइंट ऐसे आते हैं कि इतना ज़्यादा मियांडर हो जाती है रिवर, द रिवर गेट्स लूप्ड इन सो मच दैट दिस पार्ट गेट्स कट ऑफ. एंड दिस पार्ट व्हेन इट गेट्स कट ऑफ, एडिशन ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रेन मेक्स इट ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक बन गया, यहाँ पे देखो अलग से कट गया ये, है ना, ये ऑक्सबो लेक. क्लियर? ओके. अब अभी हमने रनिंग वाटर के बारे में पढ़ा. Now we are moving to the next agent जो कि है ground water. The result of the groundwater cannot be seen in all types of rock. Physical or mechanical removal of material by moving groundwater is insignificant in developing landforms. ये हर रॉक में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ही रॉक में देखने को मिलेगा जिसमें रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इसीलिए इनसिग्निफिकेंट है, उतना ज़्यादा ये दिखाई नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट बिकॉज ये हर रॉक में आपका नहीं होता है. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए 1 सेकेंड. हाँ, इन रॉक्स लाइक डोलोमाइट, लाइमस्टोन, जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरे हुए हैं. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3. The groundwater as well as surface water through the chemical action of solution and precipitation deposition form varieties of landform. Any limestone, dolomite or gypsum region showing typical landform produced by action of groundwater. अच्छा, इतना कहानी के पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? कार्स्ट टोपोग्राफी. यही पूरे भाषा में लिखा गया है. कार्स्ट का मतलब क्या है? कार्स्ट एक रीजन है बैल्कन्स में, वहां पे सबसे पहले ऐसा कुछ लैंडफॉर्म देखा गया था, इसीलिए उसके बाद से इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्स्ट टोपोग्राफी. एड्रियाटिक सी के पास है, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, ये नीचे लिखा हुआ है एड्रियाटिक सी. एड्रियाटिक सी बैल्कन्स में है, बैल्कन्स में वहां पे आपका कार्स्ट टोपोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज सीन. उसी के नाम पे आपका ये टोपोग्राफी रखी गई है, जो ग्राउंड वाटर की वजह से होती है, स्पेशली with those rocks which are having calcium carbonate. Now let us try to see what are some erosional landforms. Sinkhole. ठीक है, sinkhole. यहाँ पे देख रहे हैं आपको होल जैसा बना हुआ, ये आपका होल बना हुआ है ना. A sinkhole is opening more or less circular at the top and funnel like towards the bottom. Funnel like sinkhole है ना, ऐसा कुछ. The areas of this sinkhole may vary from few meters to hectares depending लेस देन हाफ मीटर और मोर. बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं. When a sinkhole is formed through the process of solution, it is called solution sink. Quite often sinkholes are covered with soil mantle as appeared as shallow water pools. बोला जा रहा है ये बनते क्यों हैं? ग्राउंड वाटर इसमें आके रिएक्ट कर दिया तो ये थोड़ा सा इरोड हो गई, तो एक होल जैसा पैटर्न बन गया आपका, है ना, होल जैसा बन गया, तो ये आपका सिंक होल होता है. क्लियर? अंडरस्टूड? डोलाइन और कोलैप्स लिंक. अब देखो अब क्या हो रहा है, जब ये सिंक होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपका डोलाइन बन जाएगा. बस साइज का डिफरेंस है सिंक होल और डोलाइन में. अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड इट. ठीक है. व्हेन द बॉटम ऑफ द सिंक होल फॉर्म्स द रूफ ऑफ ए वॉइड और केव अंडरग्राउंड, it might collapse giving a large hole opening into void or cave below which it is called as collapsing. ठीक है, मतलब वही बोला जा रहा है, जब इसका जो बॉटम है वो जब कोलैप्स कर जाए तो ये बहुत बड़ा सा एरिया टाइप का बन जाता है, उसी को हम डोलाइन बोलते हैं. देखो ये आपका सिंक होल है, ये डोलाइन है, ज़्यादा बड़ा साइज का, बस साइज डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, और कुछ आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, दैट इज बियॉन्ड योर नॉलेज. उवालाज. When a series of small sinkholes come together, उनको उवाला बोलते हैं. उवाला क्या है? देखो
ये बड़ा सा देख रहे हो, बड़ा सा होल, ये कैसे बना है? बहुत सारे जब सिंक होल साथ में आ गए, जुड़ गए, तो एक बहुत बड़ा सा होल बन गया, उसी को उवाला बोलते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? लैपीज, they are irregular grooves and ridges formed when most of the surface of limestone removed by solution process. लैपीज क्या होते हैं? रिजेस होते हैं। जैसे एक फ्लैट लैंड है, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर रिएक्ट कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पे रिज जैसा कुछ बन जाएगा, रिज जैसा, छोटे छोटे पहाड़ जैसे, ये आपके लैपीज होते हैं। केव्स क्या होते हैं? केव्स आपको दिख सकते हैं, देखो ये केव बन गया है ना, ये केव बन गया, केव लाइक स्ट्रक्चर। भाई अब वो रनिंग ग्राउंड वाटर ऐसे रिएक्ट कर दे तो आपका केव बन जाएगा। ओपनिंग होती है, केव हैविंग एन ओपनिंग बोथ एंड, इट्स कॉल्ड टनल। अब दोनों तरफ से अगर ओपनिंग हो गई, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो टनल बन गया, केव बिकेम टनल, है ना। इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर एंड एंड स्टार्ट पॉइंट। समझ रहे हो कैसे आपका हो रहा है इरोजनल फीचर? फाइन। अब डिपोजिशन देखना, इरोजन हम समझ गए, अब डिपोजिशन पे आ रहे हैं। डिपोजिशन में पहला है स्टैलेक्टाइट, ठीक है, एनसीईआरटी का ये पिक्चर है, देखो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे ही बन गिर रहे हैं, ऐसे लैंडफॉर्म जो ऊपर से नीचे पॉइंट करते हैं, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड द स्टेलेग्माइट इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। अंडरस्टूड? दे आर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हैंगिंग एट आइसिकल्स, हैंग हो रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं ये, ठीक है। दे आर यूजुअली ब्रॉड एट द बेस एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्रीज, ये ब्रॉड है बेस पे और धीरे धीरे टेपरिंग होते जाती है। द स्टेलेक्टाइट दैट स्ट्रेच टुवर्ड द साइड इज नोन एज हेलेक्टाइट। ऐसे सेलेक्टाइट जो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, साइड साइड में, तो वो हेलेक्टाइट हो जाते हैं, ठीक है। स्टेलेग्माइट पॉइंट कर रहे हैं ऊपर को, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, दैट ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर। दे मे टेक द शेप ऑफ कॉलम, a disk with either smooth rounded building head or miniature crater like depression. crater like भी बन जाता है, देखो क्रेटर जैसा भी बना हुआ है ना, ये आपका हो गया। The stalactite and stalagmite even fuse to give rise to columns and pillars of varying diameter. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, stalactite जो है वो आपका जुड़ गया stalagmite से, तो एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, है ना, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, ये दोनों जुड़ गए, स्टेलेक्टाइट जुड़ गया, स्टेलेग्माइट जुड़ गया, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द थिंग। देखो सिंक होल, कोलैप्स ऑफ द सिंक होल, कोलैप्स मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाना, है ना, वैलीज, उवालास, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। अब now third agent is your glacier. We have learned about running water, we have learned about your groundwater, now coming to the glacier. Glaciers comes from a French word glace meaning ice. All know it is a huge mass of ice moving as sheets. Huge mass of ice है जो sheets की तरह move कर रहे हैं. When the ice sheet is moving over land, it's called continental glacier. And if a vast sheet of ice is spread over plains at the foot of mountains, it's called Piedmont glacier. माउंटेन से निकलने वाले बर्फ को पीडमोंट ग्लेशियर बोला जाता है, लैंड पे चलने वाले ग्लेशियर को कॉन्टिनेंट ग्लेशियर, साफ भाषा में, साधारण शब्दों में, ठीक है। The mountain and the valley glacier flows down the slopes of mountain in broad trough-like valleys, ठीक है। माउंटेन्स के बीच से निकलते हैं ये ट्रफ लाइक वैलीज बनाते हुए। बेसिकली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्लेशियर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ग्रेविटी इनको नीचे खींच रही है। द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो, इट कुड बी व्यू फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर्स अ डे और इवन लेस मोर, बहुत धीरे होता है मूवमेंट। और मोर ओवर 96% ऑफ द ग्लेशियर जो है आपके अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड में मिलते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। अंडरस्टूड? ठीक। अब ग्लेशियर से क्या क्या फॉर्म होते हैं वो आप समझिए। पहला है सर्क, ठीक है। अब ये क्या है, दे आर मोस्ट कॉमन लैंड फॉर्मिंग ग्लेशियर माउंटेन एंड आर ऑफर फाउंड एट हेड्स ऑफ द ग्लेशियर वैली, ठीक है। द ग्लेशियर कट्स दिस सर्क व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन। ये देख रहे हैं आपको, ये ग्लेशियर है, ये आपका कट बना दिए, ये आपके जो लैंड है इसमें कट बना दिए, दिस इज योर सर्क, ओके। द ग्लेशियर कट सर्क व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन स्लोप, जैसे नीचे आती है वो सर्क बना देती है। They are long, deep and wide troughs or basin with steep concave to vertically dropping high walls, ठीक है।
When the glacier disappears, very often a lake of water can be seen. अब यहाँ पे तो ये इसने जो है ऐसा बना दिया, अब जब पानी जो है बर्फ जब गायब हो जाएगी तो यहाँ पे पानी भर जाएगा. When the ice will get dissolved, it will be filled of water. तो ये क्या बन गया आपका सर्क लेक. सर्क लेक या टान लेक. ठीक है, सर्क या टान लेक. ठीक है, अंडरस्टूड. देयर कैन बी 2 और मोर सर्क्स, वन लीडिंग इनटू अनदर डाउन बिलो इन स्टेपेड सीक्वेंस. बहुत सारे सर्क हो सकते हैं, एक यहाँ पे भी बन सकती है, एक यहाँ पे सर्क 1 सर्क 2 है ना. तो मतलब एक डिप्रेशन अगर फॉर्म हो गया लैंड में तो वो सर्क है, और अगर ये डिप्रेशन का आइस पिघल गया तो सर्क लेक बन गया. सिंपल. ठीक है. हॉर्न्स एंड एरीट. देखो अब ये एरीट और हॉर्न्स. हॉर्न्स क्या होते हैं, ऐसे सींग निकला हुआ, तो जितने ये सींग निकले हुए आपको दिख रहे हैं ना, दैट आर योर हॉर्न्स. एरीट क्या है, ये जो साइड लैंड पे ये जो माउंटेन जैसा दिख रहा है जो डिवाइड कर रहा है दो पोर्शन में, दैट इज योर एरीट. हॉर्न्स आर फॉर्म्ड by the headward erosion of cirque walls. When 3 or more radiating glaciers cut headward at their cirque meet, high sharp pointed steep like peaks like horn are formed. ग्लेशियर नीचे आते जा रही है, उसके वजह से जो है ये हॉर्न्स जैसे क्रिएट हो रहे हैं, उसी को हॉर्न्स बोला जाता है. पीक लाइक स्ट्रक्चर. The highest peak in Himalayas, Everest, and the highest peak in Alps, Matterhorn, are formed by headward erosion of radiating cirque. हाईएस्ट पीक कैसे बनता है, क्योंकि सर्क की वजह से ग्लेशियर मूव कर रही है तो वो पहाड़ों को तोड़ते हुए मूव कर रही है, तो एक सर्क पॉइंट नोकी जैसा बनने लगता है ना, वही आपका हॉर्न है. ड्यू टू प्रोग्रेसिव इरोजन, और ये अगर कंटिन्यू चलते जाए तो एक जिगजैग आउटलाइन बन जाती है. देखो जिगजैग टाइप का बन गया है ना, पूरा जिगजैग पैटर्न में बन गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर होता रहे तो. ग्लेशियल वैलीज और ट्रॉफ्स. ग्लेशियल वैलीज देखो, ये आपका माउंटेन है, यहाँ से आपका ग्लेशियल वैली आया, यहाँ से आपकी बर्फ काटते हुए अगर आई तो ऐसे ग्लेशियल वैली टाइप का बन जाएगा. इरोजनल एक्टिविटी सारे डायरेक्शन में अगर होती है तो यू शेप्ड प्रोफाइल बन जाता है. यू शेप प्रोफाइल, यू. दिस इज टिपिकल ग्लेशियर फीचर. व्हेन ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स आर अनएबल टू कट एज डीपली एज मेन ग्लेशियर, हैंगिंग वैलीज आर फॉर्म्ड. ठीक है. These are at higher levels than the main valley and appear hanging over the main valley. They enter main valley at some height. वही बोला जा रहा है, ये hanging valley है. देखो ये यहाँ पे आपके बर्फ लटके हुए मिलेंगे आपको कहीं कहीं, है ना, जब icy conditions में. That is your hanging valley. Very deep glacial troughs filled with sea water and making up shoreline are called fjords. F is silent, remember fjords. कहाँ कॉमन है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड. जब ये वाला जो ग्लेशियर है यहाँ पे जब ग्लेशियर गायब हो जाता है, एंड व्हेन इट गेट्स फिल्ड विद द सी वाटर, व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड, योर जॉर्ड्स. उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉर्ड्स. रिमेंबर भाई, है ना, टेक्निकल वर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड. तो ये तो हो गया आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. नाउ टॉकिंग अबाउट योर मोरेन्स. एक ही डायग्राम में मैं शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड इफ आई शो यू डिफरेंट डायग्राम्स. इसीलिए सारे इसके वाले स्लाइड में सेम डायग्राम मिलेगा आपको. मोरेन क्या है, दीज आर डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टिल. दीज डेब्रिस फील्ड एग्जिस्ट इन प्लेसेस वेयर ग्लेशियर्स हैव मूव्ड थ्रू द पास. अब ये वाले फ्लैट एरिया में ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव करते करते वो सेडिमेंट्स को छोड़ते जा रहा है, सेडिमेंट्स छोड़ते जा रहा है, तो वही आपका मोरेन है. देखो ये ग्लेशियर मूव कर रही है, यहाँ पे देखो मेडिकल मोरेन, लैटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, यहाँ पे सारी चीजें, ये देखो ये जो छूटा हुआ ग्लेशियर का जो सेडिमेंट्स है उसी को मोरेन बोला गया है. ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन, ओके. आउटवॉश प्लेन्स. अब जब ग्लेशियर इधर आ गई है लोएस्ट पॉइंट पे एंड इट मेल्ट्स डाउन, इट लीव्स बिहाइंड अ लेयर डिपोजिशन ऑफ रॉक, डेब्रिस, सैंड, क्ले, ग्रेवल. दिस इज कॉल्ड आउटवॉश प्लेन. जब ग्लेशियर अपने नीचे पॉइंट पे आ गई है, ओल्ड स्टेज में, नीचे लोअर पॉइंट पे, तब क्या होता है, बहुत सारे रॉक डेब्रिस को वो छोड़ देती है, बिकॉज द स्पीड हैज गेट लोअर्ड, है ना. तो दैट लेयर्ड सरफेस इज ओनली योर आउटवॉश प्लेन. ड्रमलिन क्या है, ड्रमलिन ओवल शेप टाइप ऑफ कंडीशन ओवर ए लैंड. ठीक है, इट इज ओवल शेप्ड रिज लाइक डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टिल विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड. देख रहे हो ऐसे ओवल ओवल आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे ओवल ओवल, है ना, ये आपके ड्रमलिन्स होते हैं. देखो ड्रमलिन.
अब देखो एक पिक्चर दिखाने का फायदा हुआ ना, सारी चीजें आपको एक ही में पता चल गई. दैट इज वाई आई हैव शोड जस्ट सिंगल इमेज. क्लियर? ओके. So this is your glacier. Now talking about our last agent, that is wind. I know this chapter was very important और ये इसलिए बड़ा भी है, इसलिए मैंने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंटेंट के लिए. चलिए. The desert flows being dry and barren heat up very fast. They heat up the air directly above them, resulting in upward movement in the hot air with turbulence and any obstruction in the path set up whirlwinds, eddies, downdrafts and updrafts. क्या बोला जा रहा है? विंड कैसे चल रही है भाई? विंड हीट अप हो रही है तो वो ऊपर जाती है. वी नो दैट द जो हीटेड लैंड होती है, जो गर्म हवा, गर्म एयर होती है, वो हल्की होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर. दैट इज वाई वो ऊपर चलती है और उसी की वजह से आपके विंड होते हैं. दे मूव अलॉन्ग द डेजर्ट फ्लोर्स विद ग्रेट स्पीड एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन देयर पाथ रिजल्ट्स इन टर्ब्यूलेंस. बहुत तेजी से चलती है हवा और मान लो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया. देखो ये पेड़ है, हवा तेजी चल रही, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसकी वजह से टर्ब्यूलेंस हो जाता है, मतलब शेक, धक्का लगना, है ना. दे आर ऑल्सो स्टॉर्म विंड्स विच आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं. अब इरोजनल लैंडफॉर्म देखते हैं विंड का. सबसे पहला तो पेडी प्लेन. ठीक है, सबसे पहला क्या है? पेडी प्लेन. When the high relief structure in deserts are reduced to low feature like plains by active of wind, they are paddy plains. Paddy plains देख रहे हो, एकदम प्लेन एरिया, मतलब वहां पे कुछ बचा ही नहीं है, because wind has taken all the things from that area and they have shifted or transported to another area. Paddy plain बन गया वो. ठीक है. Mushroom table pedestal rock. In desert, the greater amount of sand and rock particles are transported close to the ground, by which the wind cause more erosion in the lower part than the upper part. ये आप देख रहे हो, ये मशरूम जैसे रॉक्स बने हुए हैं, मशरूम जैसे रॉक्स, मशरूम, क्योंकि हवा नीचे की तरफ चलती है. तो जब नीचे की तरफ चलती है ना हवा, तो नीचे के पोर्शन को इरोड कर देती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रॉक है, हवा नीचे की तरफ से चल रही है तो मतलब कि ये थोड़ा ऐसा होने लगेगा, है ना. अब समय ऐसा आएगा कि ये जो है पूरा ऐसा मशरूम टाइप का बन जाएगा. इसी को बोला गया है आपका मशरूम टेबल या पेडेस्टल रॉक. ठीक है. पिलर शेप्ड मशरूम हो जाते हैं, ब्रॉड टॉप सरफेस हो जाता है उनका और नीचे नैरो पिलर्स हो जाते हैं. ठीक है, ये देखो यही वाला है, मैंने बोला आपको. ये आपका क्या हो जाएगा फिर? धीरे धीरे ऐसे टेबल शेप ऊपर हो जाएगा, टेबल शेप, और नीचे बहुत नैरो हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये आपकी चीजें हैं. नेक्स्ट इज योर डिफ्लेशन हॉलोज. When deflation causes shallow depression by persistent movement, they are called deflation hollows. आप देख रहे हो ये कैसे डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, हॉलो जैसा, बिकॉज विंड जो है वो आके यहाँ से क्या कर दी है, सामान उठा के दूसरे जगह कर दी है. ये आपका हॉलो जैसा क्रिएट हो गया. दिस इज ब्लो आउट. ठीक. नाउ सीफ ड्यून्स, दे आर सिमिलर टू बार्कन्स बट हैव ओनली वन विंग और पॉइंट. देखो अब विंड क्या करती है? नाउ अंडरस्टैंड, देयर आर सैंड इन द पर्टिकुलर रीजन. बिकॉज ऑफ द विंड एक्टिंग हियर, इट इज क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाएगा यू शेप. क्यों? क्योंकि विंड यहाँ पे धक्का दे रही है, धक्का दे रही है. तो बारचंस क्या होता है? बारचंस ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो दोनों साइड से नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं दोनों साइड से. ठीक है. लेकिन सीफ क्या होता है? सीफ बस एक ही साइड से पॉइंटेड है. देखो एक ही साइड से पॉइंटेड है, एक ही साइड से पॉइंटेड है. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक ही साइड से है. अंडरस्टूड? सीफ ड्यून और बारचंस के बीच का डिफरेंस, बारचंस दोनों साइड से होते हैं, सीफ बस एक ही साइड से. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या है? दीज अपीयर्स एज लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बट आर इन लो इन हाइट. दीज आर फाउंड व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून मतलब बहुत लंबे तरीके तक अगर कोई सैंड फैली हुई है तो वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून हो गई. जैसे ड्यून्स जनरली ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे रेत में, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कैसे होगी? बहुत लंबे तरीके से फैली हुई है, ऐसे पूरा. ट्रांसवर्सल ड्यून, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है. These dunes are formed when the wind direction is constant and the source of sand is elongated feature at right angle.
राइट एंगल पे अगर जा रही है, विंड का डायरेक्शन और इसका जो आपका सैंड है वो आपका अगर 90 डिग्री है तो आपका ट्रांसवर्स हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स इन मैथ ज्योमेट्री? 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, तो यही है। हाँ, ये रिपीटेड हो गया स्लाइड, बाकी आप देख सकते हैं। तो फाइनली वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, है ना, ग्लेशियर, 4 एजेंट से इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म समझने का कोशिश किया। और इतना ही आपके एनसीईआरटी में भी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरे लेक्चर को लगातार देखिए, और किसी भी चीज़ को अगर आप समझ रहे हो तो इमेज बहुत ज़रूरी है भैया। अगर आपको मेरे स्लाइड का कोई इमेज नहीं समझ में आता है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गूगल इट। यू ऑल आर ऑलरेडी मास्टर इन गूगलिंग, तो प्लीज़ गूगल द इमेज वंस अगेन टू हैव क्लियरिटी। जूम करिए, अच्छे से देखिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। So with this we have covered your chapter number 7 as well. Now I hope you are able to conclude it, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया, आई नो, बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, क्योंकि क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द लेक्चर, वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।